बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इस अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कल हम पढ़ रहे थे जी, वो आपका एटॉमिक रेडियस था और उसमें एक क्वेश्चन हमारा रहता है, पहले वो कर लेते हैं फिर नेक्स्ट से। ये एटॉमिक साइज अच्छा बेटा, ये लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक रेडियस का, उसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं। उसमें हमने बात की थी कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होता है ऑफ एन एटम, ये क्वेश्चन हमने कल किया था कि न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट शेल का जो डिस्टेंस है ऑफ एन एटम, उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस का। इसको मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया था कुछ इस तरह कि ये जो गोल आपको नज़र आ रहा है, ये सेंटर में ब्लू कलर वाला न्यूक्लियस है और यहाँ से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का ये जो डिस्टेंस है, इसको हमने नाम दिया था एटॉमिक रेडियस का। अगर यही जो नज़र आ रहा है, अगर ये एक एटम है तो इसका नाम एटॉमिक रेडियस है, अगर ये एक आयन है तो फिर इसी का नाम आयनिक रेडियाई। ठीक हो गई। सिर्फ नाम का वो डेफिनेशन में फ़र्क आएगा, सिर्फ अगर एटम बोल रहे हैं तो फिर एटॉमिक, आयन बोल रहे हैं तो फिर आयनिक आ जाएगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमने बात की थी इसमें कि ये लाइनें आप क्या लगा देते हैं, हर दफ़ा कोई ना कोई लगा ही बैठा होता है। अच्छा, ग्रुप में हमने कहा था कि ये ऊपर से नीचे जाएं तो ये साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि शेल भी आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग फैक्टर ज़्यादा हो गया और न्यूक्लियर चार्ज में कमी हो जाती है। फिर पीरियड में हमने कहा कि ये डिक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और उसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ रही है। यही सेम रीज़न, सेम जो आपका ट्रेंड है, ये आयनिक रेडियाई के लिए भी ऐसे ही है। मतलब एक याद कर लेंगे तो दूसरा भी इसी में आ जाएगा। ठीक होगा। अच्छा, उसके बाद था ये नीचे आयनिक साइज या आयनिक रेडियाई, उसकी डेफिनेशन आ गई कि डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड द आयनिक रेडियाई। ठीक हो गया। और इसको ग्रुप में ये भी इंक्रीज है, उसी तीन रीजन जो ऊपर आपने मेंशन किए हैं, सेम वही इसी के लिए भी हैं। इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल है, इंक्रीजिंग शील्डिंग फैक्टर है और डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। पीरियड में जाएं तो ये डिक्रीज है क्योंकि इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है, इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन है। कल हम जो एक एटॉमिक रेडियाई के हवाले से एक शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ये वाला 18 नंबर वाला, व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्ट तो होता है ना सिकुड़ना, तो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन मतलब कि लेंथेनाइड सीरीज जो थी उसके अंदर हम हमारा जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वो जो भी हमने ऊपर एटम की बात की वही वाली बात ये आ जाती है कि ये लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज में डिक्रीज होना है। वो पूरे प्रायर टेबल में, चाहे वो लेंथेनाइड सीरीज की बात कर रहे हैं चाहे किसी भी और पीरियड की बात कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज में डिक्रीज होना ही होना है। लेकिन ये फिर सवाल उन्होंने क्यों बनाया हुआ है यहाँ पे कि lengthened contraction controls the atomic size of elements of 6th and 7th period, explain it। अब ये कंट्रोल का लफ्ज उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया ना, उसकी रीज़न ये थी जो कल मैं
अच्छी तरह एक्सप्लेन इसे वो नहीं कर सके क्योंकि वो ड्रा नहीं था। आज मैंने ये ड्रा किया इसको ना कि कन्फिग्रेशन के, ये ऊपर में 9 में नजर आ रहा है 1s 2s 2p 3s 3p आ गया। अच्छा ये अब आपको पता है वो जो फिलिंग ऑफ द ऑर्बिटल होती है तो इस पैटर्न से होती है, 1s होता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3p के बाद चौथे शेल का s ऑर्बिटल फिल होता है, फिर तीसरे शेल की d की बारी है, फिर चौथे का p, पांचवें का s, फिर चौथे का d, फिर पांचवें का p, फिर छठे का s, और उसके बाद जाके फिर ये चौथे के f की बारी है। आप देखें ना कि अब चौथे जब आप f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो वो कौन से शेल में एंटर हो रहा है? चौथे में। उधर से छठे शेल के s ऑर्बिटल तक इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, छठे शेल तक इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, और अब आप इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं अंदर वाले में। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये मिसाल दूं, ये नीचे जो आपका ये जो एटम बना हुआ इसी की मिसाल ले लें। लेट्स सपोज ये देखें, मैं इसको ना सपोज करें कि ये सपोज करेंगे ये एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस शेल है ब्लैक वाला जो आपको नजर आ रहा है एक, और ये अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन है। अब देखें ना वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान इस वक्त आपको 3 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि जो शील्डिंग इफेक्ट जो होगा, आप कहेंगे सर वो बहुत थोड़ा होगा क्योंकि सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 ब्लैक वाले और एक ये रेड वाला, ये 3 इलेक्ट्रॉन है इस वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान, तो इसलिए शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा होगा। और इस थोड़े शील्डिंग इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस ब्लैक वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर सबसे ज्यादा होगी और वो उसको खींच लेगा। इस खींचने की वजह से साइज छोटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है कि जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन थोड़े होंगे तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन वैलेंस शेल के ऊपर मैक्सिमम होगी और वो ज्यादा से ज्यादा उसको अपनी तरफ खींच रहा होगा। दूसरा पॉइंट, अब अगर इसमें मैं इलेक्ट्रॉन एंटर करता जाऊं, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखें ना, जैसे 3 हो गए, फिर 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। अब ये आप ऐसे समझिए कि जैसे वो 4f चौथे शेल का ऑर्बिटल था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अंदर वाले शेल में जब आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, जिस तरह ये मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, तो उसका क्या होगा कि फिर जो वैलेंस शेल है, ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान आने वाले इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो जाएगी। ये ज्यादा रोकेंगे अब न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। उसकी वजह से फिर क्या होगा कि साइज डिक्रीज तो जरूर होगा न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, लेकिन इस शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सकेगा। पॉइंट समझ आ गई कि लेफ्ट से राइट जाए साइज नहीं डिक्रीज होना है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ये जर्नल हो गया। लेकिन इनमें लैंथेनाइड सीरीज में या एक्टिनाइड में चूंकि इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, ये हमने बात की चौथे शेल के एफ ऑर्बिटल में, तो चौथा शेल है अंदर जाके ना, छठा शेल आउटर मोस्ट, छठा शेल सबसे बाहर और चौथा शेल पांचवा उसके बाद फिर चौथा, यानी इलेक्ट्रॉन आप न्यूक्लियस और उस वैलेंस शेल के दरमियान में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियस इधर है, वैलेंस शेल इधर है और उसके दरमियान में इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में एंटर हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता जाता है और आपकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। तो साइज डिक्रीज तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर ये ना होता तो साइज डिक्रीज होता 10 से लेके लेट्स सपोज के 2 पे आ जाता, 10 से डिक्रीज होके 2 पे आ जाता, लेकिन वो इस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से वो 10 से डिक्रीज जरूर हुआ है लेकिन 7 पे आ गया या 5 पे आ गया, थोड़ा डिक्रीज हुआ, ज्यादा डिक्रीज नहीं हो सका। तो यही इसी पॉइंट को उसने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। डिक्रीज इन साइज इन लैंथेनाइड सीरीज इज कंट्रोल्ड। कंट्रोल का मतलब कि डिक्रीज जरूर हो रहा है लेकिन इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा, उसको कंट्रोल कर रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा है? बाय एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल एफ ऑर्बिटल, वो जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, वो साइज को इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होने दे रहे। ये तो मेन पॉइंट हो गया। बाकी इसका आंसर आप पढ़ेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 6th पीरियड लैंथेनाइड और 7th पीरियड एक्टिनाइड द साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ये जनरल बात होगी। दिस डिक्रीज इन साइज इज कंट्रोल्ड बाय इनर शेल एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। पॉइंट क्लियर? ये वाला क्वेश्चन ओके हो गए? अच्छा, उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे पास जो आयनिक रेडियाई है उसके अंदर 2 क्वेश्चन हमारे पास हैं।
मेन जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 16 आपको नजर आ रहा होगा, इसके एंड पे टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है क्वेश्चन ना। और ये जो 17 वाला ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, लेकिन वो उसी पैटर्न पे है कि वो ऊपर वाले ना वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर, और यहाँ वो कह रहा है वाई द आयनिक रेडियाई ऑफ पॉजिटिव आयंस आर स्मॉलर। मतलब दोनों मिलते जुलते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर इधर आ जाते हैं। यहाँ पे ये इसका मैंने ना आपके सामने ड्रा किया है, ये आपको डायग्राम नजर आ रही होगी। ये सोडियम के हवाले से बात की ना, पॉजिटिव आयन की बात। आपको पता है सोडियम एटम जो है इसके एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन है, और मास चूंकि 23 होती है तो 12 न्यूट्रॉन है, और 11 ही इसके पास ये इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं। और ये अगर अरेंजमेंट को देखें तो पहले शेल में 2 हैं, दूसरे में 8 हैं, और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक होगी। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन जब इससे ले लिया जाता है, छोड़ देता है ये, तो पीछे फिर वो वैलेंस शेल तो खत्म हो गया ना, तीसरा शेल, पीछे सिर्फ 2 शेल रह गए। पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। पहले कितने थे? 11। अब कितने थे? अब कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब पहले नॉर्मल एटम को आप देखें तो आप कहेंगे सर 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है, दोनों बैलेंसिंग चल रही है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक प्रोटॉन के हिस्से में एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है। लेकिन जब आप यहाँ पे आते हैं तो प्रोटॉन तो 11 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, 10 हो गए। अब एक प्रोटॉन के हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा, तो 10 प्रोटॉन तो आप डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जो 11वां प्रोटॉन होगा वो फिर क्या करेगा? वो बाकी इलेक्ट्रॉन्स को फिर थोड़ा थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। कौन समझ आ रहे? कि पहले एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के हिस्से में आ रहा था, इन अट्रैक्शन 1 1 की थी। अब अट्रैक्शन ये होगी कि 1 1 की करूं तो 10 प्रोटॉन तो पूरे हो जाते, लेकिन जो 11वां प्रोटॉन है वो अब 10 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा खींचेगा पहले जी की निस्बत से, तो जिसकी वजह से साइज आपका जो है वो थोड़ा सा, उस एटम का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें हम फिर रीजन ये देते हैं, इसका आंसर इस तरह बोलते हैं कि आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं आपके एटम में से, इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं, आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस। न्यूक्लियर अट्रैक्शन अब पहले की निस्बत से ज्यादा हो गई है ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन। रिमेनिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसने लूज किया ना, तो वैलेंस शेल एक तो वो निकल गया, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, तो पीछे जो बच गए, जितने भी बच गए, उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो जाती है, तो साइज इस वजह से छोटा हो जाता है। इसी को मैं यहाँ पे पढ़ भी देता हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 17 है, why the ionic radii of positive ions are smaller than the size of their parent atoms। तो कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होती है वो बढ़ जाती है, इस वजह से साइज छोटा होता है। अब उसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन एंड thus the size of atom decreases। अब यहाँ पे एग्जांपल भी उसने दी है, जो सोडियम आयन है, सोडियम एटम है, उसका साइज है 157 पिकोमीटर एटम का, और आयन का जो 95 रह गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इतना साइज उसका डिक्रीज हो गया। ओके जी। अब नेक्स्ट था आपका एनायन वाली बात कर लेते हैं। ये सेकंड इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, और ये एक्सरसाइज में भी है, और कह लें कि कैटायन वाले की निस्बत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि एक्सरसाइज का सवाल है। अच्छा जी, इसमें आपके पास क्लोरीन की मैंने एग्जांपल ली है जी। क्लोरीन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये 17 प्रोटॉन आ गए, और मास इसकी चूंकि 35 होती है तो बाकी 18 न्यूट्रॉन है। ये आपको पता है क्लोरीन के 2 आइसोटोप भी होते हैं ना, एक 35 वाला और एक 37 वाला, तो ये हम ये 35 वाले के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 17 है, 17 इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन एटम के नीचे लिखे हुए हैं, 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 ही प्रोटॉन है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, 1 1 की रेशो बराबर है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लेता है, यानी आप ये देखें ना, पहले शेल में 2 है, दूसरे में रेड कलर में 8 नजर आ रहे हैं, तीसरे में ब्लैक कलर में आपको 7 नजर आ रहे हैं। अब इधर भी 2 है, फिर 8 है, और अब तीसरे शेल में 8 कर दिए। मैं इसको अगर आप कहें तो कलर चेंज कर लेते हैं, चलो उससे ये होगा कि वो क्लियर हो जाएगा कि ये नया एंट्री इलेक्ट्रॉन,
ठीक है, ये जो पर्पल से कलर में आ गया। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन उसने कहीं से गेन किया है, तो अब इसके वैलेंस शेल में 8 पूरे हो गए। लेकिन अब अगर आप रेशो देखें तो इसके पास प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसके पास अब 18 हो गए। 17 पहले थे और इलेक्ट्रॉन अब 18 हो गए। तो टोटल हमारे पास यानी जो रेशो आप देखेंगे ना, तो 1:1 की रेशो नहीं रही, 17 प्रोटॉन के अगेंस्ट अब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, जिसकी वजह से अब अगर मैं उसको ऐसे एक्सप्लेन करूं तो पहले एक प्रोटॉन के हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये बर्ड से तो थोड़ा साइड से हो जाओ, इनको भी क्लास पढ़ानी है। अच्छा, एक प्रोटॉन के हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब जब ये एनायन बनता है, क्लोराइड आयन बनता है, तो उसमें आपके पास 7 यानी आपके पास एक प्रोटॉन के हिस्से में एक इलेक्ट्रॉन लें तो 17 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो जाते हैं। लेकिन जो 18वां एडिशनल इलेक्ट्रॉन है वो फिर किसके हिस्से में जाएगा, तो वो फिर जब अट्रैक्शन लेगा ना, तो वो इन्हीं 17 प्रोटॉन से थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन अपने हिस्से में करेगा। उसका क्या होगा कि फिर जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके ऊपर प्रोटॉन की जो अट्रैक्शन है वो पहले की निस्बत से कम हो जाएगी, क्योंकि इस एडिशनल इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन उनसे ली है, उनके हिस्से में से ली है। तो फिर हम इसको इस तरह बोलते हैं कि आफ्टर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस ऑन द न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यू नंबर इसलिए बोलते हैं, उसने एक गेन किया है, 2 गेन किया है, जितने भी गेन किए, तो जितना न्यू नंबर बन गया उस न्यू नंबर के ऊपर उसकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो साइज है वो बड़ा हो जाता है। तो इसी को बुक में भी देख लेते हैं जी। नोट्स में ये है जी, क्वेश्चन दिया 16 नंबर, व्हाई द आयनिक रेडियस ऑफ नेगेटिव आयंस आर ग्रेटर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट एटम्स, या व्हाई द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन। ये टेक्स्ट बुक, ये आपका ना पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन, ये जो दूसरा है ना, व्हाई द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ फ्लोराइड आयन, ये आपका सवाल आया बोर्ड के पेपर का, ये क्वेश्चन है। यानी बोर्ड में सवाल उसने यही पूछा था। एक्सरसाइज में तो ये लिखा व्हाई द आयनिक रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन आर ग्रेटर देन, ये एक्सरसाइज का सवाल है। इस तरह भी सवाल आए हुए हैं, लेकिन इस तरह ये जो दूसरा है व्हाई द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज स्मॉलर, ये इस तरह नाम लेके भी क्वेश्चन पास पेपर में आपके आया हुआ, तो इसलिए आंसर तो सेम ही होगा, नाम लेके करे या जर्नल पूछ ले, ठीक हो गया। तो इसकी रीजन क्या है कि ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि व्हेन, ओवरऑल अब मुकम्मल आंसर ये बनाते हैं कि व्हेन एन एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एन एनायन, द न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीजेस ऑन द न्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दस द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस। जैसे फ्लोरीन एटम का देखें तो 72 पिकोमीटर है, और जब ये फ्लोराइड आयन बनता है तो ये 136 पिकोमीटर बन जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अच्छा, और इसमें लास्ट हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया, व्हाट डू यू मीन बाय द आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस आर स्पीशीज। ये आपकी बुक में दिया हुआ है, मैं वहां बताता हूँ वहां पे भी कहाँ दिया है, पहले इसको मैं जरा समझा दूं। आइसो का मतलब होता है ना सेम, और इलेक्ट्रॉनिक आयंस का मतलब है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे आयंस हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो उनको हम नाम देते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। या स्पीशीज भी हो सकती हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकते हैं जिनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे ये दोनों की एग्जांपल दी हुई है। पहले उसने दिया फ्लोरीन फ्लोराइड आयन जो है, आपको पता है फ्लोरीन के एटम का एटॉमिक नंबर 9 है, एक जब इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और सोडियम का 11 है, लेकिन जब ये एक लूज कर देगा तो इसके भी 10 हो जाएंगे। तो फ्लोराइड आयन और सोडियम आयन ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन है कि दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है, एक जैसे इलेक्ट्रॉन है। मॉलिक्यूल्स में देखें तो जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन N2 में 2 नाइट्रोजन के पास फिर ये 14 हो गए। इसी तरह कार्बन मानो में कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 8 हैं, दोनों को मिला के 14 हो गए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल के पास 14-14 इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी आपस में क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहलाएंगे। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हम बोलते हैं कि वो स्पीशीज हैं जिनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम आ जाते हैं।
लास्ट में इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया हुआ है पास पेपर में। वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, तो लेकिन वो बना इसलिए दिया कि अगर आ जाए तो आप इस पैटर्न से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बुक में मैं आपको ज़रा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये चीज़, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं जी। ये आयनिक रेडियस आपके पास आता है। इसमें अब आपने जो मार्क करने वाले अगर बुक है तो उस पर कर लें, नहीं तो फिर आप इसमें इसी तरह इसको बुक पे देख लें और नोट से इसको फिर तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप देखें ना, एक तो ये सेकंड में ना द साइज ऑफ द एटम इज डिक्रीज्ड, पहले बात की पॉजिटिव आयन की ना, ये दूसरी लाइन में लिखा हुआ व्हेन न्यूट्रल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन, साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ टू रीजन। अब उसकी वो रीजन बता रहा है कि रीजन क्या क्या आती है। ठीक हो गई। यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि कैटायन के हवाले से ना, और नीचे जाके ये देखें ना, यहाँ पे ये 7वीं 8वीं लाइन में जहाँ आपको ये कर्सर भी नज़र आ रहा होगा, सोडियम का वैल्यू दी हुई है 157 और आयन की 95। इसके बाद नेगेटिव आयन का क्वेश्चन बना हुआ है कि वो बिगर क्यों है नॉर्मल एटम से, उसको उसने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। और एंड पे उसने फ्लोरीन जो एटम है उसकी साइज और फ्लोराइड उसका साइज दोनों का दिया हुआ 72 और 136। ठीक है, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। और लास्ट इसमें जो एमसीक्यू, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ना एमसीक्यू ही हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आज तक वैसे पेपर में नहीं आया। एमसीक्यू इसका ना पास पेपर में ज़रूर आया हुआ है। उसने एटम मुख्तलिफ आयन दिए होंगे, मैं अभी वो दिखाता हूँ, शायद उसमें मैंने लिखा हुआ है नोट्स में भी। तो ये सेकंड पैराग्राफ, ये तीसरी लाइन में आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी क्या है, तो उस हवाले से ये सारी बात होगी। ठीक हो गई। अब इधर मैं एमसीक्यूज देख लेता हूँ, इसमें शायद आइसो इलेक्ट्रॉनिक का बनाया हुआ है, ये मैंने बनाया हुआ है, मेरे पास पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ, ये मेरे ही बना हुआ है कि ये 44 नंबर ना, विच ऑफ द फॉलोइंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, तो इसने वो ऑप्शन दी के फिर उसका आंसर भी दिया हुआ। तो ये साथ साथ तैयार करते रह करें, उसका ये फायदा आपको होगा, जो पिछला लेक्चर आप पढ़ेंगे ना, नोट्स में से पढ़ेंगे, कोई एमसीक्यू समझ नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ लें कि सर ये पिछले का ये फलान नंबर एमसीक्यू नहीं समझ आया, ये शॉर्ट क्वेश्चन नहीं समझ आया, उसको ज़रा एक्सप्लेन कर दे। ठीक होगा, तो वो ज़रा बेहतर हो जाएगा। वरना ये कि फिर वो एंड पे जो टाइम तो गुजर जाएगा, लेक्चर्स तो हो जाएंगे, फिर बाद में जब करने बैठेंगे तो 2-3 चैप्टर फिर इकट्ठे नहीं होते। सेकेंड ईयर के वैसे ही माशाल्लाह 16 चैप्टर हैं, तो वो भी एक पहाड़ सा नज़र आता है। लेकिन वो आपको मैंने बताया था, जिस तरह आपने तैयारी करनी है ना उसी वाले से करेंगे ज़्यादातर। तो फिर जैसे पहले चैप्टर के मैंने बताया, इसके एक्सरसाइज के सवाल ज़रूर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली, लेकिन इसके अंदर से सवाल भी बनते हैं, तो इसलिए इसको आपको ज़रा अच्छी तरह तैयार करना पड़ेगा। जो सेकेंड चैप्टर जाएंगे तो उसमें सिर्फ एक्सरसाइज को आपने मेनली फोकस करना, बाकियों की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है जी आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा, इसमें नोट्स बुक में देखते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का टॉपिक। ये दो टॉपिक आपके ये मिलते जुलते ही हैं, सिर्फ इन दोनों में डेफिनेशन का फ़र्क है बस, और को टाइप्स का फ़र्क है। जैसे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये आपको याद होगा, हमने छठे चैप्टर में पढ़ा भी था। तो ये बस इन दोनों में फ़र्क, बाकी इनके फैक्टर भी दोनों के सेम है, इन दोनों का ट्रेंड भी सेम है, सिर्फ डेफिनेशन में और टाइप्स में फ़र्क है। ठीक है, तो वही मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट्स में इसी का ना। लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से ये आयनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पास पेपर्स में ये कई दफ़ा सवाल इस चैप्टर में से आया भी हुआ। तो हालांकि फर्स्ट ईयर में भी है, लेकिन सेकेंड ईयर में फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। Ionization energy क्या है? The energy required to remove an electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called the ionization energy. ये बात हमने आपको याद होगा फर्स्ट ईयर में भी की थी कि जब आपने किसी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी लेनी है, आयनाइजेशन एनर्जी तो सिर्फ ये है ना कि अकेला एटम हो और उसके वैलेंस शेल से आप इलेक्ट्रॉन को खींच लें, तो जितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी ये उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है। ठीक होगा, तो उसके लिए आइसोलेट होना ज़रूरी है, अकेला एटम होना ज़रूरी है। तो अकेला एटम कब होगा? जब ये गैसियस, इसलिए लिखा ना एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, जब आप उसको गैस की शक्ल में ले जाएंगे तो गैस की शक्ल में एटम हमारे पास अकेले आइसोलेट हो सकते हैं। उसके बाद टाइप से जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी क्या है कि जैसे ये मैग्नीशियम के नीचे एग्जांपल दी है कि जब आप मैग्नीशियम के एक न्यूट्रल एटम में से जब एक इलेक्ट्रॉन आप खींचेंगे उसके वैलेंस शेल में से,
तो जो एनर्जी लगानी पड़ेगी ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, जिसको इसने I1 भी लिखा हुआ है यहाँ पे और 738 लिखा हुआ है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन, वही सेम डेफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ मोनोपॉजिटिव एटम। अगर फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ अ गैसियस एटम है तो वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर मोनोपॉजिटिव गैसियस आयन है या एटम है तो फिर वो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। ये डेफिनेशंस भी लिखी हुई है जी कि रिमूवल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, और नीचे देखें तो लिखा हुआ है वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस मोनोपॉजिटिव आयन, उसको सेकंड बोलते हैं। नेक्स्ट ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बनता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ग्रेटर देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सेकंड वाली फर्स्ट से ग्रेटर क्यों होती है? जैसे ये वाला आपके सामने नजर आ रहा है, मैग्नीशियम की एग्जांपल भी आपने देनी है कि फर्स्ट वाली 738 है और सेकंड वाली जो है वो 1451 किलो जूल पर मोल है। तो सेकंड वाली ग्रेटर क्यों हो जाती है? इसकी रीजन वही सेम है जो अभी हमने साइज पे बात की थी ना, सोडियम की। ये सोडियम पे कि जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, जब वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो बाकी रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से साइज जो है वो छोटा हो गया। अब वहां से फिर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी वो भी तो ज्यादा लगेगी ना पहले की निस्बत से, क्योंकि साइज छोटा हो गया और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी बढ़ चुकी है। तो यही रीजन यहाँ पे आती है कि दिस इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बिकॉज than the first one, because now there is greater nuclear attraction on the remaining electron than in neutral atom। कि न्यूट्रल एटम से अब जब वो आयन बन चुका है तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो चुकी है, इस वजह से हमें एनर्जी भी ज्यादा लगानी पड़ती है। उसके बाद है फैक्टर्स का, कौन कौन से इसमें फैक्टर आते हैं। पहला है जी एटॉमिक रेडियस का। ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं तो सिर्फ इस तरह 4 नंबर का सवाल होता है तो वो कहते हैं एक्सप्लेन द ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, सिर्फ 4 फैक्टर की एक्सप्लेनेशन पूछ लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ है, आप इसको जरा एक्सप्लेन कर लेंगे वर्डिंग में। मतलब पहला उसने लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस इनवर्सली रिलेटेड। ये तो याद रखने के लिए ना, इनवर्सली का मतलब क्या होता है कि अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। साइज बढ़ने, रेडियस बढ़ेगा तो फिर वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर हो गया ना, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, तो फिर वहां से हमें निकालना इलेक्ट्रॉन आसान हो जाएगा, इस वजह से हमें एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ेगी। अब नीचे उसी को उसने एक्सप्लेन किया, ग्रेटर द साइज द स्मॉलर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। इसी को फिर आप लिखेंगे एंड इफ स्मॉलर द एटॉमिक साइज ग्रेटर विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी। यही उसकी एक्सप्लेनेशन हो जाती है। उसके बाद है न्यूक्लियर चार्ज, ये डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आपके जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसका आयनाइजेशन एनर्जी वो भी ज्यादा होगी। अब नीचे लिखा भी है कि ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा उतनी उसकी वैलेंस शेल के ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगी, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी उसकी ज्यादा आ जाएगी। इसी तरह तीसरा फैक्टर है शील्डिंग फैक्टर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस तरह है कि जितना ये शील्डिंग फैट ज्यादा होगा उतनी आपकी जो होगी ये क्या नाम है आयनाइजेशन एनर्जी वो कम हो जाएगी। उसको आप इस तरह भी देख सकते हैं कि जितना इन शील्डिंग फैट यही था ना, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, इनर शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका, अच्छा जी टाइम भी कह रहे खत्म होने वाला, चले वो इसमें हमारा ये है ना, ये सॉफ्टवेयर का है ना कि वो 30 मिनट वो देता है लेकिन 40 मिनट तक वो फाइनल कर लेते, उसके बाद फिर नहीं चलती ना, ये मसला इसका है मसला। चले इसको बस मुकम्मल कर लेते हैं, 2 पॉइंट रह गए सिर्फ। अच्छा इसमें था शील्डिंग फैक्ट, वो हमने कहा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि जितना शील्डिंग फैक्ट ज्यादा होगा, अंदर इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा आएंगे तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस की न्यूक्लियर अट्रैक्शन को रोक देंगे ना, तो जिसकी वजह से वो आपका जो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। चौथा नेचर ऑफ ऑर्बिटल, उसमें हम कहते हैं एस ऑर्बिटल के लिए ज्यादा है, फिर पी, फिर डी, फिर एफ है। तो इसमें हम कहते हैं एस ऑर्बिटल हैज ग्रेटर आयनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू लेसर डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जरा करीब होता है, पी उससे दूर, डी उससे दूर, एफ उससे दूर, तो इस वजह से जो न्यूक्लियस के करीब है उसके ऊपर न्यूक्लियस अट्रैक्शन भी ज्यादा है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगी। मेटालिक करैक्टर का मैं बता देता हूँ जी। मेटालिक करैक्टर, जितना इलेक्ट्रॉन किसी की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, यानी वो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आपको पता है मेटल्स यही होती है ना जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं।
इसका मतलब उनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत थोड़ी होगी। तो यहाँ वो कह रहा है कि जिस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है उसका मेटालिक करैक्टर बहुत ज्यादा है। ऑक्सीडेशन स्टेट में हम कहते हैं कि जैसे आप सोडियम ले लें, सोडियम का मैं यहीं पे जैसे एग्जांपल दे रहा था आपको, सोडियम का ये जैसे था कि सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, वो आपने लूज किया, उस एनर्जी लगाई, इससे निकलवा लिया। आपको एनर्जी लेट्स सपोज की लगानी पड़ी 500, लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर 495 आ गए, और मेरे ख्याल से यही होती है 495 ही होती है इसकी एनर्जी। तो अब 500 लगा दी, लेकिन जब आप इसके अब जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो तो निकलेगा ना इस कंप्लीट शेल से जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो वो तो बड़ा स्टेबल है और न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा है। जब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना, तो पहले की आपको कितनी वैल्यू 500 पड़ी, दूसरे की आपको एनर्जी के लिए निकालने के लिए जो एनर्जी पड़ी वो को 5000 थी। तो ये जो बड़ा सा डिफरेंस आया ना कि पहली 500 और दूसरी 5000, इतना ज्यादा फर्क, तो इसका मतलब ये कि ये दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके वैलेंस शेल से नहीं आया, वो उसके अंदर वाले किसी शेल से आया। तो इसका मतलब सोडियम के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था और इसकी जो वैलेंसी है वो सिर्फ एक ही होगी। यानी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है सोडियम की, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। अब जैसे ना मैग्नीशियम का भी आपने एग्जांपल ये पढ़ी, मैग्नीशियम की पहली 7038 के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहली 738 है, दूसरी 1451 है, यानी तकरीबन उसका डबल है। लेकिन तीसरी लेंगे तो वो को 5-6 हजार होगी, बहुत ज्यादा गैप आएगा, क्योंकि वो कंप्लीट शेल से इलेक्ट्रॉन आना है तीसरे वाला। तो मतलब वो हमें बता रहा है कि इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन की आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट है जी इसका ट्रेंड। ग्रुप्स में आप टॉप से बॉटम जाएं तो ये डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज है? कि एक तो नंबर ऑफ शेल ज्यादा हो रहे हैं, एटॉमिक साइज बड़ा हो रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट जो है वो भी ज्यादा हो रहा है शेल आने की वजह से, जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती जा रही है और हमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जा रहा है। पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो ये इंक्रीज होती है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी बढ़ रही है, और उसकी वजह से एटॉमिक साइज भी कम हो रहा होता है। तो इसकी वजह से हमारे लिए वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना जरा मुश्किल होता जाता है। ये था मुकम्मल जी इसका आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक हो गया। तो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह फिर हम ये इसी को मैं इसके क्वेश्चन रिवाइज कर दूंगा, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला जो पॉइंट है वो भी इंशाल्लाह फिर इस बुक में से भी आपको पॉइंट इसके मार्क कर दूंगा, तो आप चाहें तो उसका निशान भी लगा लीजिएगा। ठीक हो गई? चले आज के इतना काफ़ी करते हैं, बाकी अपनी अटेंडेंस वगैरह आप उसमें लगा रहे वो कर दें, बल्कि कोशिश किया करें जब आप क्लास में एंटर होने से पहले ही व्हाट्सएप पे ना उस ग्रुप में प्रेजेंट कर दिया करें। ठीक हो, फिर इस क्लास में एंटर हो जाएगा। चलो ठीक हो, जी सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर।